लिख दो। हाँ भाई, क्या चल गया था अपन निकल? व्हाट वाज द चैप्टर नेम? ईआरपी। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, तो अपन ने एक नया चैप्टर चालू किया था, ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इस पे अपन ने ये देखा था कि अभी कोई भी एक छोटा सा बिजनेस हो, एक मीडियम साइज का बिजनेस हो, या फिर कोई बड़ा सा बिजनेस हो, या फिर एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन हो, हर जगह पे एक बिजनेस को कुछ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स, कुछ पर्टिकुलर प्रोसेसेस करने पड़ते हैं एक अपने बिजनेस की स्मूथ रनिंग के लिए। ठीक है, मल्टीपल एक्टिविटीज होती है जो कि बिजनेस के अंदर डे टू डे एक्टिविटीज होती है जो उसको करना पड़ता है स्मूथ रनिंग के लिए। ठीक है, अगर ये एक्टिविटीज हो रही है, अब ये जो एक्टिविटीज हो रही है तो उससे क्या हो रहा था, अपन ने ये समझा था कि बहुत ह्यूज चंक में इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है अलग अलग ट्रांजेक्शन के बाद में। डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने से क्या हो रहा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है। और अभी कोई छोटा सा बिजनेसमैन है, तो वो क्या कर सकता है, इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है, ठीक है, मतलब कि उसको मैनेज कर सकता है इंफॉर्मेशन को, और करेक्ट डिसीजन ले सकता है जो उसके बिजनेस के लिए सुटेबल। लेकिन जैसे बिजनेस का साइज बड़ा होते जाता है, एक पर्टिकुलर लेवल के बाद वो जब बड़ा हो जाता है बिजनेस, तो इसके ऑपरेशंस मल्टी अलग अलग लोकेशंस पे हो गए। ठीक है, वॉल्यूम्स इतनी ज्यादा हो गई कि वो मतलब कि ह्यूमन के मैनेज करने से बाहर हो गया। तो तब क्या होगा, तब बिजनेस को उस इंफॉर्मेशन को अगर वो करेक्टली मैनेज नहीं करेगा, तो बिजनेस मतलब कि बिजनेस का डाउनफॉल आ जाएगा, बिजनेस फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करने की जरूरत है, बिजनेस को उस इंफॉर्मेशन को मैनेज करने की जरूरत है। अब मैनेज करे कैसे, कुछ क्योंकि लोग उसको मैनुअली तो मैनेज नहीं कर सकते, तो उसके लिए उनको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कुछ टेक्नोलॉजी लगेगी। तो अब वो टेक्नोलॉजी क्या आती, ईआरपी। ठीक है, कंपनीज क्या करती, ईआरपी पैकेजेस इंस्टॉल करती है। अब ईआरपी, फिर अपन ने समझा था कि ईआरपी क्या होता है। अब ईआरपी तीन वर्ड से बना होता है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अब उसमें इंटरप्राइज, इंटरप्राइज क्या होता है, कौन बताएगा? जी, इंटरप्राइज क्या होता है? हाँ, बोल हर्षिता। भैया ग्रुप ऑफ पीपल मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें कॉमन गोल के लिए सब लोग वो करते हैं काम। हाँ ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ पीपल से काम चल जाएगा क्या? लोग मतलब लोगों को, मतलब कि बेसिकली अगर मैं एम्प्लॉय कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ और अदर रिसोर्सेज भी लगेंगे। लोग साथ में क्यों जुड़ेंगे, उनका कोई ना कोई मोटिव होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर कोई मेरे साथ काम कर रहा है, मेरे अंडर में काम कर रहा है, तो उसको सैलरी मिलती है, तो ये उसका मोटिव हो गया। सैलरी मतलब क्या, मनी, मनी एक दूसरा रिसोर्स हो गया। तो एक इंटरप्राइज के अंदर सिर्फ लोग रहेंगे, और अगर वो कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं तो काम चल जाएगा क्या? नहीं, लोगों के साथ में मुझे अलग अलग और भी रिसोर्सेज चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल देख रहे थे, मुझे अपनी फैसिलिटी जो है मेरी, मतलब कि जो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है मुझे वो लगेगा। समझो, मुझे जो पैसा लग रहा है, खर्च हो रहा है, मुझे वो लगेगा। रॉ मटेरियल्स मुझे लग रहे हैं तो वो लगेंगे। ठीक है, जो बेसिक नेसेसिटीज है एक बिजनेस को रन करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, जो अपनी बेसिक जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सब बेसिक जो नेसेसिटीज है, अगर ये सब नहीं है तो मैं ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकता हूँ क्या? नहीं। तो इंटरप्राइज मतलब क्या, जब ग्रुप ऑफ पीपल, एक मतलब कि लोगों, बहुत सारे लोग, और उसके साथ में लोगों के साथ में अदर रिसोर्सेस, लोग और उसके साथ में अदर रिसोर्सेस, जब एक कॉमन गोल के लिए, कॉमन पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, एक उनका इंडिविजुअल गोल नहीं है, कॉमन गोल है, उसके लिए वो लोग जब काम कर रहे हैं, तो उस एंटिटी को क्या बोलता हूँ मैं, एंटरप्राइज। ठीक है, फिर अपन ने देखा था कि एक एंटरप्राइज एक सिंगल एंटिटी होती है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स बटे हुए होते, अलग अलग यूनिट्स बटे हुए होते, अलग अलग जितनी भी प्रोसेसेस है उसके हिसाब से हर एंटिटी के अंदर, हर एंटरप्राइज के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स बटे होते हैं, जिनका खुद की कुछ ड्यूटीज होती है, खुद की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। अपन ने देखा था कि जैसे अभी एक एंटिटी है, एक एंटरप्राइज है, तो उसके अंदर जैसे नॉर्मली क्या होगा, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमें, प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक्स हो गया, इन्वेंट्री मैनेज करने वाला हो गया। तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अभी अगर मेरी छोटी सी शॉप है, तो यहाँ पे जो एक दो लोग काम करते हैं वही सब कुछ देखते होंगे। लेकिन जैसे ही मेरा ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा होगा, तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को देखने के लिए, वो उस डिपार्टमेंट के फंक्शंस को मैनेज करने के लिए, ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक लोगों को बैठाना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम ही इतना ज्यादा होगा कि कोई एक बंदा सारे डिपार्टमेंट को संभाल नहीं सकता। तो यहाँ पे मुझे अपने एंटिटी को, अपने इंटरप्राइज को क्या करना पड़ा, डिफरेंट यूनिट्स में, डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिवाइड करना पड़ा, जो अपनी अपनी ड्यूटीज, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर रहे हैं। साथ में वो लोग जो अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर रहे हैं, तो उनका एंड पर्पस क्या है, जो कॉमन गोल था मेरी कंपनी का, मेरे एंटरप्राइज का, उसको फुलफिल करना उनका कॉमन गोल है। ठीक है, वो उनका एंड
मतलब गोल है, जो वो अपनी ड्यूटीज फुलफिल करेंगे, तो उससे क्या होगा, जैसे अपन देखे थे कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट वाले हैं, तो उसका काम क्या है कि स्मूथली जब भी कोई प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट हो, वो अच्छे से प्रोडक्शन कर सके, विदाउट एनी इंटरवेंशन, विदाउट एनी ब्रेक डाउन, मतलब कि मशीन अच्छे से काम चलते रहे, और जैसे ही डिमांड आए वो उसको अच्छे से प्रोड्यूस कर सके। ठीक है। वैसे ही समझो इन्वेंट्री डिपार्टमेंट का काम क्या होगा कि जब भी सेल्स डिपार्टमेंट या फिर परचेज मतलब या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट कोई रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स की डिमांड करे, तो वो इजीली उसको प्रोवाइड कर सकते, फुलफिल कर सके एम्पल क्वांटिटी में, किसी भी चीज का स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसमें गुड्स अवेलेबल रहे। सिमिलरली अलग अलग डिपार्टमेंट से खुद की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर कोई भी यहाँ पे एक वीक लिंक बन जाएगा, मतलब कोई भी अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो उसका इम्पैक्ट बाकी डिपार्टमेंट्स के ऊपर होगा, कि यहाँ पे सभी के ऑपरेशन इंटरलिंक्ड है, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर यहाँ पे कोई भी डिपार्टमेंट एक तरह से मतलब कि बॉटल नेक हो गया, वो अपनी ड्यूटीज फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो बेसिकली क्या होगा, उससे ऑर्गेनाइजेशन काम करना रुक जाएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी ऑर्गेनाइजेशन के काम वर्किंग में। तो यहाँ पे इसलिए सारे डिपार्टमेंट को अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करना पड़ेगा। ये अपन ने देखा था, ये हो गया था इंटरप्राइज। इंटरप्राइज का सेकंड वर्ड क्या था, रिसोर्स। रिसोर्स क्या होता है, कौन बताएगा, क्या थे एग्जाम्पल रिसोर्सेज के? हाँ। हाँ बोल नीरज। मैन मनी मटेरियल मशीन। क्या बोला, थोड़ा सा जोर के? मैन मनी मटेरियल मशीन। मैन मनी, जैसे हरप्रीत तूने भी जब बोला, तूने बोला ग्रुप ऑफ पीपल, लेकिन सिर्फ लोगों के काम करने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ मुझे पैसा भी लगेगा, पैसा के साथ रॉ मटेरियल भी लगेगा। ठीक है, उसके साथ मशीन भी लगेगी। तो मैन मनी मटेरियल और मशीन, जब ये चारों रिसोर्सेस साथ में काम करते हैं, तभी मतलब एक एंटरप्राइज फंक्शन कर सकती है। अगर कोई भी एक चीज भी मिसिंग है, तो मेरी फंक्शनिंग रुक जाएगी। समझो मेरे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, लोग अवेलेबल है, मनी अवेलेबल है, लेकिन मैं प्रोडक्शन करूँ किसमें, मेरे पास मशीन से अवेलेबल नहीं, तो मैं प्रोडक्शन कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। अगर मेरे पास चलाने के लिए लोग ही नहीं है, तो भी मैं प्रोडक्शन नहीं कर सकता। अगर हमको पेमेंट करने के लिए पैसा ही नहीं है, तो कोई भी चीज काम नहीं करेंगी। और सब कुछ है मेरे पास, लेकिन जो फीड करना है मुझे, इनपुट जो मेरा रॉ मटेरियल, अगर मेरे पास वो नहीं है, तो भी काम नहीं चलेगा। तो जितने भी रिसोर्सेज है, लोगों के साथ में जो भी अदर रिसोर्सेज है, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए, तभी एक एंटरप्राइज फंक्शन कर सकती है। ठीक है। फिर वहां पे एक और चीज लिखा था कि ऐसे इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किए जाना चाहिए कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जो भी उनको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, रियल टाइम बेसिस पे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, टाइमली बेसिस पे वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो इस गोल को फुलफिल करने के लिए ही अपन जो टेक्नोलॉजी ला रहे थे, ईआरपी जो अपन मतलब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये उसी का काम है, ये उसी के थ्रू हो रहा है। ठीक है। ये भी रिसोर्स था। फिर रिसोर्स का क्या था, प्लानिंग। प्लानिंग मतलब कौन बताएगा भाई? उसी वाला प्लानिंग नहीं बताना है, तुम उसकी डेफिनेशन एकदम तुमको तुम मुंह पे एकदम जबान पे याद होगी। हाँ भाई नीरज अभी बता दिया, और भी बताओ। प्लानिंग। हाँ जी जल्दी बोलो, यार शॉर्ट ऑफ टाइम, थोड़ा टाइम जा रहा है। चलो बताओ, तुमको उसी का लिए चलेगी, बताओ, बोलो तो सही। किसी को भी याद नहीं है? चलो धीरज तुम्हें बताओ फिर। प्लानिंग मतलब है डिसाइड हाउ टू डू, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू एंड फॉर whom टू डू। हाँ, ये करेक्ट, भाई जो उसी हमको के लिए। पता है किसके लिए। तो आज तुम किससे बात कर रहे हो? तेरा आवाज बहुत कम आ रहा है। अभी आ रहा है। हाँ अब आ रहा है। हाउ टू डू, व्हेन टू डू, व्हाट टू डू तूने बताया। डिसाइडिंग इन एडवांस, मतलब जो हमको क्या करना है, कैसे करना है। हम्म, ठीक है करेक्ट। और ये तो मैनेजर हेल्प करेगा फ्यूचर डिसीजन लेने में। हाँ करेक्ट। बोलो कृपा। भैया प्लानिंग एक बेसिक फंक्शन है जिसमें मतलब वो बताता है कि हमको कैसे वर्क करना है, पहले से प्लान रहता है। क्या बोली, कि आवाज जैसे रिसोर्सेस, भैया प्लानिंग एक बेसिक फंक्शन है, वो उसमें पहले से एडवांस में डिसाइड करते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है, कैसे रिसोर्सेस को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हम लोग यूज कर सकते हैं। प्लानिंग। प्लानिंग मतलब क्या, प्लान करना बेसिकली। प्लान क्या करेंगे, अभी मेरे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसको मैं कैसे इफेक्टिवली ऑप्टिममली यूज कर सकता हूँ, सो दैट कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। प्लानिंग मतलब क्या, यहाँ पे मैनेजर्स जो लोग होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, वो लोग प्लान करेंगे कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे रिसोर्सेज को अच्छे से एलोकेट कर सकते हैं, उनको कैसे ऑप्टिमम उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे ईआरपी में तीनों चीज एक दूसरे से जुड़ते कैसे,
एक एंटरप्राइज के जो गोल्स है उसको फुलफिल करने के लिए जो अलग अलग रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो अभी रिसोर्सेज जो अवेलेबल है मेरे पास बेसिकली वो मेरे लिए एक तरह से इन्फॉर्मेशन है। अभी उनको अगर मैं मतलब कि वो रिसोर्सेज की जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, अगर मेरे को उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है तो मुझे उसके लिए कोई एक सिस्टम लगेगा। ठीक है, मुझे उसको प्लान करके यूटिलाइज करना पड़ेगा। मुझे अगर वो रिसोर्सेज कितनी क्वांटिटी में कहाँ पे अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, ठीक है, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत अभी है, किस चीज़ की ज़रूरत थोड़ी बाद में लगने वाली है, अगर ये सब मैं पता ही नहीं कर पाऊंगा, मुझे ये सब चीज़ें पता ही नहीं चलेगी, तो या क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, क्या नहीं चलेगी। तो जो मेरी एंटरप्राइज की जो भी रिसोर्सेज है, ठीक है, वो मैं कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकता हूँ, उसके लिए जो सिस्टम आया वो है ईआरपी। उसको मैं कैसे प्लान करके इफेक्टिवली यूज कर सकता हूँ सो दैट कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके, वो उसके लिए सिस्टम आया ईआरपी। ठीक है, फिर अपन ने देखा था ईआरपी कंसेप्ट में अभी इंफॉर्मेशन जो मेंटेन होती है दो लेवल पे मेंटेन होती है। एक अपन ने देखा था डिसेंट्रलाइज्ड और एक अपन ने देखा था सेंट्रलाइज्ड। ऐसा कुछ याद आ रहा है? डिसेंट्रलाइज में क्या हो रहा था कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो इन्फॉर्मेशन मेंटेन हो रही है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, वो लोग अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन सिर्फ अपने अपने तक ही रख रहे हैं, किसी दूसरे डिपार्टमेंट तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच ही नहीं रही। क्या हो रहा था डिसेंट्रलाइज में? क्या हो रहा था कि सभी डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, बगल वाले डिपार्टमेंट को नहीं पता कि ये वाले डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, ये वाले डिपार्टमेंट को नहीं पता कि बगल वाले डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, वहां पे क्या इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है, वहां पे क्या इनसाइट्स जनरेट हो रहे हैं, कोई दूसरे डिपार्टमेंट को नहीं पता। जब तक वो पूछेंगे नहीं वो बताएंगे नहीं। ऐसा चल रहा था डिसेंट्रलाइज में। तो अपन ने जो वीडियो में देखा था, बेसिकली इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि रियल टाइम बेसिस पे करेक्ट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पेन कंपनी मतलब एक पेन ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिल रही थी। ऐसा होने से क्या हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे अभी अपन ने जैसे समझा कि पूरी एंटिटी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज है, इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट मिलना चाहिए सभी को। अब वो मिले कैसे? अगर सारे डिपार्टमेंट अपनी इन्फॉर्मेशन अपने अपने तक ही रखेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन मिले कैसे? उस चीज के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम आई थी डिसेंट्रलाइज में। लेकिन अब उस चीज से बचने के लिए उस चीज का सॉल्यूशन क्या था? सेंट्रलाइज्ड डेटा मतलब मेंटेनेंस। सेंट्रलाइज्ड डेटा मेंटेनेंस मतलब क्या? एक सर्वर रहेगा, एक कंप्यूटर रहेगा, जिसके अंदर में रियल टाइम बेसिस पे सारे डिपार्टमेंट्स का डेटा क्या होगा? सिंक होते रहेगा। क्या बोला मैंने? एक सेंट्रलाइज डेटा सेंट्रलाइज डेटाबेस जब मेंटेन होगा, सेंट्रलाइज जब डेटा मेरा मेंटेन हो रहा है, उसमें क्या होगा? जितने भी डिपार्टमेंट्स मेरे फंक्शन कर रहे हैं उन सबका डेटा उनके पास नहीं रहेगा, वो लोग अपने पास स्टोर करके नहीं रखेंगे। एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर रहेगा, एक सर्वर रहेगा, उसके अंदर में सारे डिपार्टमेंट्स का डेटा 24/7 सिंक होते रहेगा। ठीक है, जैसे अभी समझो तुम लोग, अभी तुम लोग कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे हो, अगर अभी तुम लोग जैसे समझो तुम्हारे फोन से चला रहे हो, ठीक है, और अगर समझो तुमने फोन से बंद कर दिया और फिर तुम अपने अगर लैपटॉप से ओपन करोगे वापस से अपने अकाउंट को, तो तुमने जो चीज वहां पे फोन के अंदर की थी वो सब सिंक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तुम्हारे डिवाइस के अंदर में, तुम्हारे लैपटॉप के अंदर में होगी नहीं होगी? ये वो थम्स अप। कल का जो एक वीडियो था अपन जो देख रहे थे वो एक बार कंप्लीट नहीं हुआ था, हमको एक बार पहले वो वीडियो बताना है, वो एक बार देखो, अपने उस पर डिस्कशन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यही सब जग गए अभी भी कि सोए हुए अभी भी? तब तो जाग जाना हाँ चाहिए। भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, भाई कल वाला जो वीडियो एक बार मैं वापस देखेंगे अपन। ठीक है, कल कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि हाँ भैया। Very basic question is why enterprise resource planning, also called ERP, is required. To answer, let's examine this typical business scenario. A client approaches the sales team to buy a particular product. इसमें स्टार्टिंग से वापस से देखना, ऐसा नहीं कि अपन आधा दिख लिया था तो नहीं दिखोगे। उसमें अलग अलग केसेस में क्या प्रॉब्लम हो रही थी एक बार देखना, ध्यान ध्यान देना। ठीक है, The sales team approaches the inventory department to check the availability of the product. In this case, the product is out of stock. The sales team approaches the production planning department to manufacture the product. The production planning team checks with the inventory department for availability of raw material. If raw material is not available within the inventory, the production planning team buys the raw material from the vendors. Then production planning forwards the raw materials to the shop floor execution for actual production. Once ready, the shop floor team forwards the goods to the sales team, who in turn deliver it to the client. The sales team updates the finance department with revenue generated by the sale of the product. The production planning team updates the finance department with payments to be made to different vendors for raw materials. All departments approach HR for any human resource related issue. That is the typical business process.
यहाँ तक उनने बस क्या बताया कि नॉर्मली एक बिजनेस फंक्शन कैसे करता है, कोई भी एक ट्रांजेक्शन कैसे होता है, ये अपन ने 2-3 बार अभी डिस्कस कर लिया, ठीक है। Of any manufacturing company. Some key inferences one could derive from the scenario would be a typical enterprise has many departments or business units. These departments or business units continuously communicate and exchange data with each other. The success of any organization lies in its effective communication and data exchange within these departments, as well as associated third parties such as vendors, outsources, and customers. Based on the manners in which communication and data exchange is managed, enterprise software systems can be broadly classified as decentralized systems or centralized systems, which are also called ERP. Let's look at decentralized systems first. In a company with a decentralized system of data management, data is maintained locally at the individual departments. Departments do not have access to information or data of other departments. जो अपन ने डिस्कस किया पहले कि मतलब कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, सारे डिपार्टमेंट साइलो में काम करते हैं, अपना अपना काम करते हैं, और उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है अपने तक ही रखते हैं, वो बाकी डिपार्टमेंट का शेयर नहीं होती जब तक वो लोग मांगे ना, उसका एक्सेस उनको रहता ही नहीं है, लाइव एक्सेस उनको नहीं रहता है। तो डिसेंट्रलाइज में क्या हो रहा था कि सारा डिपार्टमेंट, सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स है वो डेटा अपने अपने तक ही रख रहे हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स वो उसका एक्सेस नहीं है। लेकिन एक बिजनेस तो एक इंटीग्रेटेड यूनिट है, सारे डिपार्टमेंट साथ में काम करते हैं, तो जितना स्मूथ करने के लिए अगर बाकी डिपार्टमेंट्स का डेटा मुझे इंस्टेंटली मिलता रहेगा तो अच्छा रहेगा, तो वो प्रॉब्लम डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर आ रही है। Do not have access to information or data of other departments. To identify the problems arising from decentralized enterprise management systems, let's look at the same business process again. The customer approaches the sales team for a product, but this time he needs the product on an urgent basis. The sales team do not have real-time information access to the product's inventory. So they approach the inventory department to check the availability of the product. This process takes time and the customer chooses another vendor, leading to loss of revenue and customer dissatisfaction. Now suppose the product is out of stock and the sales team approaches the production planning team to manufacture. यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। Product is out of stock and the sales team approaches the production planning team to manufacture the product for future use. The production planning team checks the availability of the raw materials required. Raw material information is separately stored by production planning as well as the inventory department. Thus, data maintenance cost goes up. A particular raw material required to manufacture the product is available in the inventory, but according to the database of the production planning team, the raw material is out of stock. So they go ahead and buy the raw material. Thus, material as well as inventory costs go up. तो यहाँ पे भी क्या हुआ, जो कस्टमर आया, ठीक है, वो अर्जेंट रिक्वायरमेंट था प्रोडक्ट की, सेल्स के पास आया, लेकिन उसको पता ही नहीं कि वो स्टॉक अपने पास है कि नहीं है, ठीक है। तो जब तक सेल्स वाला इन्वेंट्री से पता कर रहा है तब तक वो कस्टमर कहीं और वेंडर के पास चले गया और वो कस्टमर अपने यहाँ से चले गया। अब ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल रियल टाइम डेटा नहीं था, कस्टमर चले गए, लेकिन अब मुझे इन्वेंट्री वाला बोला कि हमारे पास उसका है नहीं, स्टॉक प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो अभी प्रोडक्शन प्लानिंग टीम और इन्वेंट्री जो टीम है, दोनों प्रोडक्शन करना है, तो रॉ मटेरियल का जो डेटा है कि कितना रॉ मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है, दोनों अपने पास मेंटेन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो डेटा शेयरिंग है नहीं, दोनों डिपार्टमेंट का डेटा शेयरिंग नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से इन्वेंट्री टीम और जो प्रोडक्शन प्लानिंग की जो टीम है, दोनों अपने पास खुद का इन्वेंट्री का डेटा मेंटेन करते हैं। तो अभी यहाँ पे दोनों अलग अलग डेटा मेंटेन कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हुआ, पहले तो कॉस्ट बढ़ गई डेटा मेंटेनेंस की, क्योंकि सेम काम डबल डबल हो रहा है। अब एक और चीज यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई, समझो गलती से अभी कोई चीज इन्वेंट्री वाले ने रिकॉर्ड कर लिया लेकिन प्रोडक्शन प्लानिंग वाला रिकॉर्ड करना भूल गया, या फिर समझो प्रोडक्शन प्लानिंग वाला ने रिकॉर्ड कर लिया, इन्वेंट्री वाला करना भूल गया, तो दोनों डेटा के बीच में मिसमैच आ जाएंगे, दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस आना शुरू हो जाएगी। जैसे तुम लोग देखा होगा, तुम्हारा जो बीआरएस होता है, बैंक रिकंसिलिएशन, उसमें डिफरेंसेस रहते हैं, क्यों होते हैं, टाइमिंग डिफरेंस की वजह से डिफरेंस होते हैं। कोई ट्रांजेक्शन तुम्हारी बुक में रिकॉर्ड हो गए हैं लेकिन तुम्हारे बैंक के अंदर अभी क्रेडिट नहीं हुआ है, उसकी वजह से डिफरेंस आता है। तो वैसे सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो सकता है कि दो अलग अलग जगह डेटा मेंटेन हो रहा है, तो उसकी वजह से अगर अभी कोई ट्रांजेक्शन कहीं पर रिकॉर्ड हो गया, दूसरी जगह उसको पता नहीं चला उस ट्रांजेक्शन के बारे में, तो वो डेटा वहाँ पे रिकॉर्ड होगा नहीं, और रिकॉर्ड नहीं होगा तो डिफरेंसेस आ जाएंगे डेटा में। तो वैसे यहाँ पे क्या हुआ कि प्रोडक्शन प्लानिंग टीम का डेटा था, अभी वो जो रॉ मटेरियल उनको परचेज करना था, मतलब जो उनको रिक्वायर्ड थी, उनके डेटा के हिसाब से वो अवेलेबल नहीं था, तो उनने क्या कर दिया, वेंडर्स को ऑर्डर पर प्लेस कर दिया कि हमको ये रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक्चुअल में क्या था कि वो इन्वेंट्री में पड़ा हुआ था, इनके पास जो डेटा था वो गलत था, वो अपडेटेड नहीं था।
तो यहाँ पे डेटा अपडेटेड नहीं होने की वजह से सेम रॉ मटेरियल मेरा डबल आ गया मेरे पास में, जैसे यहाँ पे भी देखो। Once the raw material is available, the shop floor department suddenly realizes they are short of workers. They approach the HR, who in turn hire temporary employees at higher than market rates. Thus, labor cost increases. The production planning department fails to update the finance department on the materials they have purchased. The finance department defaults the payment deadline set by the vendor, causing the company loss of its reputation and even inventing a possible legal action. These are just a few. अभी यहाँ पे फिर क्या हुआ, प्रोडक्शन प्लानिंग टीम ने अपने जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट उनको बता दिया कि इस चीज को प्रोड्यूस करना है, लेकिन अभी प्रोडक्शन करने के लिए लोग चाहिए, मशीन है अपने पास, रॉ मटेरियल भी आ गया, लेकिन लोग ही नहीं है। एचआर डिपार्टमेंट के पास में बैकअप में लोग अवेलेबल नहीं थे, तो उसको इंस्टेंटली मार्केट से जाके लोगों को मतलब कि लेके आना पड़ा, और अगर इंस्टेंटली जाके लेके आएंगे तो मुझे हायर कॉस्ट में वो लोग मिलेंगे। सिमिलरली अगर मैं पहले से उसका इंतजाम करके रखता, तो यहाँ पे भी डिमांड सप्लाई के हिसाब से वो लोग क्या करेंगे, रेट बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं। अगर मैं इंस्टेंटली जाऊंगा उनके पास कि मुझे अर्जेंटली भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, तो वो लोग ज्यादा मुझे कोट करेंगे। तो यहाँ पे एचआर ने एकदम जल्दी में लोगों का इंतजाम किया और वहां पे उसको ज्यादा पे करना। सिमिलरली प्रोडक्शन प्लानिंग टीम ने जो परचेज किया था, जो वेंडर से परचेज किया था, उसका इन्फॉर्मेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट को दिया ही नहीं, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे उन्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो वेंडर जो जिससे अपने रॉ मटेरियल परचेज किया था, उसको पेमेंट ही नहीं किया। ठीक है, पेमेंट डिले हो गया, वेंडर ने कोई लीगल एक्शन ली, तो उसकी वजह से क्या हो गया, पहले तो अपने लॉस ऑफ रेपुटेशन हो गया, और जो आपको पेनल्टीज पे करनी पड़ी होगी वो पे करना पड़ा। तो एक तरह से क्या हो रहा है यहाँ पे, इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है पूरे जो डिपार्टमेंट्स है उनके बीच में करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इतनी सारी जनरेट हो रही है, अभी मैं एक एक इन्फॉर्मेशन किसको किसको भेजना है, वो हो सकता है अगर मैं मैनुअली भेजने लगूंगा तो प्रॉब्लम हो सकती है उसके अंदर में, कि किसी को मैं कभी भूल जाऊँ, किसी को मैं बताना भूल जाऊँ कोई चीज के बारे में। तो वो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर में हो रहा है। Possible legal action. These are just a few of the many problems with decentralized systems. Some major problems with the decentralized system are numerous disparate information systems that are developed individually over time and are difficult to maintain. Integrating the data is time and money consuming. Inconsistencies and duplication of data. Lack of timely information leads to customer dissatisfaction, loss of revenue, and reputation. High inventory, material, and human resource costs. These are just some of the major drawbacks for which we need a solution. Well, the solution lies in centralized systems, that is ERP. In a company with a centralized system of information and data management, data is maintained at a central location and is shared with various departments. Departments have access to information or data of other departments. Let's look at the same business process again to understand how a centralized enterprise system helps overcome problems posed by a decentralized enterprise system. In this case, all departments update a central information system. When a customer approaches the sales team to buy a product on an urgent basis, the sales team has real-time information access to the products in inventory, which is updated by the inventory department in the centralized system. The sales team responds on time, leading to increased revenue and customer delight. In case manufacturing is required, the sales team updates the centralized database. Production planning department is auto-updated by the centralized database for requirements. The production planning team checks the availability of the raw materials required via central database, which is updated by the inventory department. Thus, data duplication is avoided and accurate data is made available. The shop floor team updates their manpower status regularly in the central database, which can be accessed by the HR department. In case of a shortage of workforce, the HR team starts recruitment process with considerable lead time to hire a suitable candidate at market price. Thus, labor costs go down. Vendors can directly submit their invoices to the centralized enterprise system, which can be accessed by the finance department. Thus, payments are made on time and possible legal actions are avoided. The key benefits of the centralized and possible legal department avoided. अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, जो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है मेरे ईआरपी का, उसमें क्या हो रहा है, सारे डिपार्टमेंट्स अपना अपना डेटा रियल टाइम बेसिस पे अपडेट कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे कस्टमर आया, सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो सेंट्रलाइज सिस्टम पे जाएगा और चेक करेगा कि किस चीज की इन्वेंट्री है कि नहीं है। अभी पता क्या चलेगा, क्योंकि जो इन्वेंट्री डिपार्टमेंट है रियल टाइम बेसिस पे अपने जो मेरा ईआरपी है उसको अपडेट करते रहता है। कोई भी चीज अगर बिका तो वहां से वो कम हो जाएगा, कोई चीज भी अगर प्रोडक्शन होके आया है तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम में बढ़ जाएगा, वहां पे किसी को मैनुअली नहीं करना पड़ेगा।
तो सेल्स टीम को यहाँ पे डायरेक्टली इन्वेंट्री टीम से बात करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वो बस क्या करेगा, ईआरपी पे जाएगा, उसके बारे में सर्च करेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन उसको अवेलेबल हो जाएगी। सिमिलरली बाकी डिपार्टमेंट भी यहाँ पे अपना अपना डेटा अपडेट करते रहेंगे और अपडेट करते रहेंगे, तो जिसको भी जो भी दूसरा डिपार्टमेंट है, जब भी उसको रिक्वायरमेंट होगी तो वो वहाँ पे जब सर्च करेगा तो उसको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो यहाँ पे डेटा डुप्लीकेशन का प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हो जाएगा। जो टाइम डिफरेंस हो रहा था, टाइम मुझे लग रहा था कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, वो टाइम कम हो जाएगा और उसकी वजह से जो मेरा लॉस हो रहा था, कस्टमर का जो लॉस हो रहा है वो रुक जाएगा। तो इसलिए डिसेंट्रलाइज से सेंट्रलाइज बेटर है। डिसेंट्रलाइज में क्या हो रहा है, सभी डिपार्टमेंट अपना अपना डेटा जब मेंटेन कर रहे हैं तो उसकी वजह से डिलेज हो रहे हैं, डेटा डुप्लीसिटी हो रही है, सब लोग अपना अपना डेटा मेंटेन कर रहे हैं, तो ठीक है। और ओवरऑल क्या हो रहा है, कंपनी का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। लेकिन सेंट्रलाइज में क्या हो रहा है, अगर एक ही जगह पे सभी लोगों का डेटा मेंटेन हो रहा है, ठीक है, तो डेटा डुप्लीसिटी रुक जाएगी, कभी भी डेटा डुप्लीकेट नहीं मिलेगा सेम डेटा में को, क्योंकि अपना अपना डेटा सब लोग अपडेट कर रहे हैं, कोई और किसी का डेटा अपडेट नहीं कर रहा है, कोई डबल डेटा मेंटेन नहीं हो रहा है। तो रियल टाइम बेसिस पे मुझे करेक्ट डेटा मिलेगा, एक्यूरेट डेटा मिलेगा, ठीक है। और जिसको भी जो डेटा की रिक्वायरमेंट है उसको 10 लोगों से जाके मांगना नहीं पड़ेगा, वो बस वहां से सिस्टम से खुद ले सकता है इन्फॉर्मेशन को। वो क्यों, क्योंकि वो सिस्टम के अंदर अपडेटेड है ऑटोमेटिकली। तो ये सेंट्रलाइज ईआरपी के अंदर हो रहा है। The key benefits of the centralized system are: it eliminates the duplication, discontinuity, and redundancy in data. It provides information across departments in real time. It provides control over various business processes. It increases productivity, provides better inventory management, promotes quality, reduces material cost, allows for effective human resources management, and reduces overhead while boosting profits. Better customer interaction, increased throughput, and improved customer service. Hence, a centralized enterprise management system is required. SAP is a centralized enterprise management system. तो एक एग्जांपल दे दिया है, एसएपी नाम का एक सिस्टम है, वो वहाँ पे यूज में होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अपन को डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में फर्क समझना था, वो अपन ने यहाँ पे समझा, ठीक है, कि क्यों डिसेंट्रलाइज की रिक्वायरमेंट है, क्यों ईआरपी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब एक बार बुक में आ जाते हैं अपन। अपन ने यहाँ तक देख लिया था, अपन यहाँ पे कहीं चल रहे थे, ठीक है। तो सेंट्रलाइज्ड में क्या हो रहा है, सेंट्रलाइज्ड ईआरपी में सारे डिपार्टमेंट्स के जो स्टैंड अलोन खुद के कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर सिस्टम्स है, वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे एक कॉमन सिंगल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से। क्या बोला मैंने, जब मेरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम था तो सभी डिपार्टमेंट अपने अपने इन्फॉर्मेशन अपने अपने कंप्यूटर्स के अंदर में मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर मेंटेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेटा अलग अलग जगह पे स्टोर हो रखा है। लेकिन ईआरपी में क्या हो रहा था, सभी डिपार्टमेंट्स एक सिस्टम के अंदर में डेटा डाल रहे हैं, ठीक है, तो सारा डेटा एक ही जगह जाके स्टोर हो रहा था। अभी ये जो अलग अलग कंप्यूटर्स थे, ये तो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे सब डेटा स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स के अंदर स्टोर हो रहा था। लेकिन ईआरपी में क्या हो रहा है, एक सिंगल सॉफ्टवेयर है और वो सिंगल सॉफ्टवेयर के अंदर में जाके सारा डेटा स्टोर हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा था कि कंसेप्चुअली ईआरपी रिप्लेसेस द ओल्ड स्टैंड अलोन कंप्यूटर सिस्टम्स इन ईच एरिया ऑफ एन एंटरप्राइज। ईआरपी क्या कर रहा है, जो स्टैंड अलोन कंप्यूटर सभी डिपार्टमेंट जो अपना अपना डेटा मेंटेन कर रहे हैं उसको रिप्लेस करता है किस चीज से, एक सिंगल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से। Thus, employees in any department get the required information related to the activities of respective department। मतलब कि कोई दूसरा डिपार्टमेंट का बंदा कोई दूसरे डिपार्टमेंट का डेटा ले सकता है। In addition to this, the information will be available across the departments। मतलब सारे डिपार्टमेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन शेयर होगी। फिर यहाँ पे एक एग्जांपल क्या दिया है, फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट कैन यूज ईआरपी टू सी इफ एनी सेल्स ऑर्डर हैज बीन शिफ्ट फॉर द वेयर हाउस सो एज टू मेक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा गलती है, यहाँ पे मेक नहीं आएगा, कलेक्ट आएगा, अपनी बुक में करेक्ट कर लेना, सो एज टू कलेक्ट फर्दर पेमेंट्स। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे अगर कोई सेल्स ऑर्डर मेरे पास आया था, ठीक है, मेरे पास मैंने किसी को गुड्स बेचा और अगर वो गुड्स शिप हो गए हैं, मेरे वेयर हाउस से चले गए हैं, तो उससे मुझे पैसा कलेक्ट करना है, वो उसका मैं ध्यान दूंगा। तो ये इन्फॉर्मेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी कि हाँ भाई, जो सेल्स ऑर्डर आया था मेरे पास से वो शिप हो गया है, ठीक है, शिप हो गया है, तो उस कस्टमर से मुझे पैसा कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर ये शिप हुआ कि नहीं हुआ, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है, तो वो पैसे मांग पाएगा क्या, नहीं मांग पाएंगे, जब तक उसको कोई बताएगा नहीं कि हाँ भाई ये वाला ऑर्डर चले गया है, अब इसके पैसे मांगना शुरू कर दो। तो ईआरपी में क्या होगा, जैसे ये शिप होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि हाँ भाई कि मेरा गुड्स जो है वो जा चुका है, ठीक है, अब कस्टमर से तुम पैसा कलेक्ट कर सकते हो। तो एक एग्जांपल यहाँ पे ये करेक्ट कर लेना, यहाँ पे मेक की जगह यहाँ पे कलेक्ट लिख लेना, ठीक है। अब एक ईआरपी, अब ईआरपी के अंदर में क्या हो रहा है, ये तो अपने वैसे ईआरपी कंसेप्ट समझे। अब जैसे जैसे
मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट थे। हाँ, जैसे अपन देखे थे, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, सेल्स के लिए अलग, परचेज के अलग, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग अलग। तो सभी डिपार्टमेंट्स की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अलग अलग थी, अपन ने ये भी देखा था। सभी के खुद के रोल्स अलग अलग है। हर डिपार्टमेंट का, जैसे यहाँ पे देखो, इमेज जैसे यहाँ पे एचआर तुमको दिख रहा है, प्रोडक्शन प्लानिंग, प्लांट का मेंटेनेंस, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रॉ मटेरियल मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हर डिपार्टमेंट की ड्यूटीज अलग है, हर डिपार्टमेंट के फंक्शंस अलग है, इसलिए उसको फंक्शनल यूनिट बोला गया। फंक्शनल यूनिट मतलब क्या, कि फंक्शन के हिसाब से वो लोग क्या ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं, उस हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट को डिवाइड कर दिया गया है। तो अभी वो डिपार्टमेंट अलग अलग काम कर रहा है, तो उनको जो सॉफ्टवेयर मिलेगा वो भी थोड़ा थोड़ा अलग होगा। ठीक है। तो फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ईआरपी, the resources available and in enterprise must be utilized effectively. So it is the responsibility of the management to plan the resources. Management को प्लान करना पड़ेगा कि resources को कैसे effectively use करें. The ERP system helps the management in making the planning process more productive and efficient. The entire ERP package contains many modules. भाई मॉड्यूल्स क्या होता है? मॉड्यूल्स मतलब क्या, एक सॉफ्टवेयर है मेरा, ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर में अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग फीचर्स दिए हुए हैं। जैसे कि समझो तुम लोग कोई एग्जांपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अभी अगर वहां पे तुम लोग जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हो, अगर अभी तुम वहाँ पे एज अ बिजनेस जाते हो, ठीक है, तुमको वहाँ पे मार्केटिंग करना है, तो तुमको इंस्टाग्राम अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड करता है। जैसे वहाँ पे क्रिएटर मोड होता ही नहीं होता है, तो वहाँ पे तुमको जब तुम लोग क्रिएटर मोड ऑन कर देते हो, तो इंस्टाग्राम के अंदर तुमको अलग अलग फीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं। सिमिलरली अगर समझो तुम्हारा जो अकाउंट है, तुम्हारा एक नॉर्मल सा अकाउंट है, तो तुम्हारे पास कुछ अलग अलग फीचर्स होंगे, मतलब कि तुम्हारे पास कुछ अलग फीचर होंगे, क्रिएटर मोड वाले का कुछ अलग फीचर होंगे। तो जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, तुमको जो काम करना है उसके हिसाब से तुम्हारे पास फीचर रहते हैं, उसके हिसाब से वहाँ पे फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी मेरा जो एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर में सारे डिपार्टमेंट के लोग काम करने वाले हैं। तो सभी डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो हर डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको अलग अलग टाइप का फीचर्स दिया गया है। वैसे हम अपन एग्जांपल का एक समझते हैं, फिर तुमको बाकी समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन स्टार्ट करें फाइनेंस डिपार्टमेंट से। समझो, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए एक मॉड्यूल है फाइनेंशियल मॉड्यूल। ये अपन डिस्कस करते हैं, फिर समझेंगे, वहां पे रीड करेंगे फाइनेंशियल मॉड्यूल। अभी जैसे समझो एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? बिजनेस के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, उन सबकी अकाउंटिंग करने का काम किसका है? फाइनेंस डिपार्टमेंट का है। समझो किसी को पेमेंट्स करना है, ठीक है, तो वो किसका काम है? फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है। किसी से कोई कस्टमर से पैसा कलेक्ट करना है, तो वो किसका काम है? फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है। अभी साथ में अगर मेरे बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है, कैश फ्लो की जो रिक्वायरमेंट है, मुझे किसी को मतलब कि मुझे कोई लोन के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, फिर लोन आया तो लोन का रीपेमेंट करना है। सिमिलरली अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो कौन सा इन्वेस्टमेंट मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा? जैसे मेरे पास एक्सेस कैश अवेलेबल है, हम लोग का इस साल बहुत बम्पर प्रॉफिट हुआ, ठीक है, अभी मैं कोई एक्सपांशन करने नहीं जा रहा हूँ, मेरे पास कैश अवेलेबल पड़ा हुआ है, तो मैं कैश का क्या करूँ? उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो अगर मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, तो कहाँ पर मैं इन्वेस्ट करूँ? कौन से इन्वेस्टमेंट सेफ भी रहेंगे और मुझे अच्छा रिटर्न भी देगी? तो मुझे ये सब चीजें मॉनिटर करना है, ठीक है, ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करना है। अभी तुम लोग जब अकाउंटिंग जब देख रहे थे, तुम लोग जब अभी कोई मैनुअली तुम लोग अकाउंटिंग करते हो, तो तुम्हारी नॉर्मल सी जब तुम लोग ट्रांजेक्शन करते हो तो 10-20 एंट्रियां होती है। लेकिन अब एक बिजनेस के अंदर में तो दिन भर की इतनी सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, इतने सारे बिल पास हो गए, मतलब बिल के पेमेंट करना पड़ता है, इतने सारे सेल्स आ रहे हैं, मतलब कि कस्टमर्स आ रहे हैं, उन सबको मैं गुड्स बेच रहा हूँ, उन सबका पैसा रिसीव करना है, या फिर मेरा डेटर खड़ा होगा, उन सबकी एंट्री पास करना है। तो ये तो नॉर्मल सी ट्रांजेक्शन होगी कि मैं बिल पेमेंट कर रहा हूँ और सेल्स में बेच रहा हूँ गुड्स, तो उसका पैसा आ रहा है या फिर वो सेल्स हो रही है। तो अभी एक बिजनेस के अंदर में सबसे ज्यादा वॉल्यूम इन्हीं ट्रांजेक्शन का होता है। तो यहाँ पे तो अभी ट्रांजेक्शन अपनी नॉर्मल जो अपने अकाउंटिंग, मतलब कि तुम्हारी प्रैक्टिस में जो अकाउंटिंग करते हो उसकी जैसी तो नहीं होती है। रियल लाइफ में तो बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, ट्रांजेक्शन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, वो मुझे सबकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, तो मैनुअली तो मैं अकाउंटिंग कर सकता नहीं। उसके लिए यहाँ पे अभी सिस्टम लगी है जिसके अंदर मैं सारी अकाउंटिंग करूंगा, मेरे डिपार्टमेंट मतलब कि मेरी कंपनी की जितनी भी अकाउंटिंग होगी वो सिस्टम के अंदर होगी। ठीक है। अकाउंटिंग करने के बाद में सिर्फ अकाउंटिंग करने से काम चल जाएगा क्या? नहीं, तुमको कुछ रिपोर्ट्स भी बनाना पड़ता है। तुम लोग जब अकाउंटिंग करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? जर्नल एंट्रीज पास पास करते हो, लेजर बनाते हो, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हो, और ट्रायल बैलेंस के बाद तुम ट्रायल बैलेंस को यूज करके अपना पीएनएल बनाते हो और बैलेंस शीट बनाते हो। तो एंड रिजल्ट तुम्हारा क्या रहता है कि क्या कितने मेरे एसेट्स कितने हैं, कितनी कितनी मेरी लाइबिलिटीज है, कितना मेरा प्रॉफिट हुआ, ये सब तुम्हारा निकालना का तुम्हारा मोटिव है नहीं है? तो यहाँ पे तुमको वो रिपोर्ट भी जनरेट करना है,
तो तुमको रिपोर्ट्स भी बनाना रहेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम, फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये भी काम है, रिपोर्ट्स बनाने का काम भी है। तो ओवरऑल अकाउंटिंग रिलेटेड जितनी भी चीज होगी सब वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर होगी। वो सब चीजें कहाँ पे होगी, ये फाइनेंशियल मॉड्यूल के अंदर मैं कर सकता हूँ, सिस्टम को यूज करके कर सकता हूँ। मतलब मेरे को अकाउंटिंग एंट्रीज पास करना है तो मैं मैनुअली अकाउंटिंग एंट्रीज पास नहीं करूंगा, वो सिस्टम को एंट्री पास करूंगा। और जैसे ही मैं एंट्रीज पास करूंगा ऑटोमेटिकली मेरी रिपोर्ट्स बैकएंड में बनती रहेगी। जैसे तुम लोग अभी मैनुअली अपना अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, तो यहाँ पे सिस्टम के अंदर क्या करना पड़ता है, मुझे सिर्फ एंट्रियां पास करनी पड़ती है और बैकएंड में मेरी रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली बनती रहती है। जैसे ही मैं कोई एक एंट्री पोस्ट करूंगा ऑटोमेटिकली मेरा जो अगर एसेट खड़ा हुआ तो एसेट खड़ा हो जाएगा, लाइबिलिटी खड़ी होगी तो लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी, समझो कोई मेरा एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस मेरा मेरे पीएनएल के अंदर बुक हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली मेरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती रहती है। सिमिलरली अभी समझो अभी मैंने मल्टीपल जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है। अब अभी मैंने मल्टीपल जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है। जैसे तुमको एग्जांपल दूंगा, अभी हम लोग एक कंपनी को ऑडिट कर रहे थे, ठीक है। जब मैं मेरा आर्टिकलशिप का टाइम था ना तब मैंने कंपनी को ऑडिट किया था। तो उसमें क्या था, उनके पास 560 एफडीज थी, 560 एफडीज थी, ठीक है। अभी 560 एफडीज को मेंटेन करना है उनको। मतलब कि कौन सी एफडी मैच्योर होने वाली है, ठीक है, कितने रेट में कौन सी एफडी मैंने पुट करी हुई है, कौन से बैंक के साथ में करी हुई है, कितना इंटरेस्ट मतलब कि मिला है कि नहीं मिला है, कलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अब ये सब मॉनिटर क्या मैं मैनुअली कर सकता हूँ क्या, एक एक एफडी का, एक एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट का? हाँ, नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल मॉड्यूल रहेगी वो मुझे क्या करके देगी, मतलब कि जैसे मैं एफडी क्रिएट करूंगा वो सिस्टम के अंदर इनपुट हो जाएगा। वो मुझे परपेचुअली दिखता रहेगा कि वहां पे हाँ मैंने ये एफडी क्रिएट किया है, इस बैंक के साथ में किया है, ठीक है, इस इंटरेस्ट रेट के अंदर में किया है, कब से मैंने स्टार्ट किया है, कब वो मैच्योर होने वाली है, ठीक है। और ऑटोमेटिकली जैसे ही मतलब कि इंटरेस्ट ड्यू होगा मुझे पता चल जाएगा। अगर मेरे को बैंक का पेमेंट नहीं आया है तो मैं बैंक से जाके इंक्वायर करूंगा, ठीक है। वो इनकम जो भी जनरेट होगी उसकी ऑटोमेटिकली बैकएंड में अकाउंटिंग एंट्रीज होती रहेगी। सिमिलरली बैंक में पैसा आएगा तो वो एफडी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। और पीरियड के एंड में मैं मॉनिटर कर सकता हूँ, मैं कंपेयर कर सकता हूँ। समझो कि मैंने यहाँ पे एफडीज में इन्वेस्टमेंट किया था, सिमिलरली मैंने कुछ स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा था, ठीक है। अब मुझे कंपेयर करना है कि हाँ मुझे किस चीज में रिटर्न ज्यादा मिला, किस चीज में रिटर्न कम मिला, किस में वॉलिटिलिटी ज्यादा थी, किस में वॉलिटिलिटी कम थी। तो मैं उसको कंपेयर कर सकता हूँ मेरे सिस्टम के अंदर में, मुझे मैनुअली करने की जरूरत नहीं है कि हाँ मेरे पास मल्टीपल जो मेरे इन्वेस्टमेंट्स थे उसमें से इस इन्वेस्टमेंट में मुझे इतना रिटर्न मिला, दूसरे इन्वेस्टमेंट में मुझे इतना रिटर्न मिला, थर्ड इन्वेस्टमेंट में मुझे इतना रिटर्न मिला। तो वो मुझे चार्ट्स के फॉर्म में, अलग अलग रिपोर्ट्स के फॉर्म में खुद वो मुझे जनरेट करके देगा, रेदर देन मुझे मैनुअली बनाने की जरूरत पड़े। तो इन्वेस्टमेंट हो गया। समझो मुझे बोरोइंग कर, ठीक है, बिजनेस है, बिजनेस के वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अभी मैं गुड्स को क्रेडिट पे परचेस कर रहा हूँ, क्रेडिट पे गुड्स को बेच रहा हूँ, मुझे मतलब प्रोडक्शन करते रहना पड़ता है, मैं स्टॉक मेंटेन करके रखता हूँ। तो हर बिजनेस का एक वर्किंग कैपिटल होता है, उसे पैसा फंसा होता है, हाँ नहीं, फंसा होता है पैसा। तो अभी पैसा फंसा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वर्किंग मतलब कि मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए फंडिंग लगेगी। तो मुझे अलग अलग बैंक्स को अप्रोच कर करके लोन्स का जुगाड़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरे पास वो लोन्स अवेलेबल नहीं रहेंगे, वो फंड्स मेरे पास अवेलेबल नहीं रहेगा तो मेरा ऑपरेशन स्मूथली नहीं चलेगी। क्योंकि अगर मैं टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाऊंगा तो मेरे ऑपरेशन हॉल्ट हो जाएंगे, कोई ना कोई बीच में परेशानी आ जाएगी। समझो मैं अगर एम्प्लॉइज को पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ या फिर रॉ मटेरियल वालों को पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ तो वो लोग काम करेंगे क्या, नहीं काम करेंगे। तो यहाँ पे भी समझो कि मैंने बोरोइंग्स कर ली। बोरोइंग्स करने के बाद में मुझे टाइमली उनकी रिपेमेंट भी करना है, मुझे उनका टाइमली इंटरेस्ट पेमेंट करना है, उनका जो ईएमआई का जो पेमेंट हो गया, प्रिंसिपल का जो पेमेंट हो गया, ठीक है, मुझे वो पेमेंट करना पड़ेगा। अभी कोई भी कंपनी के अंदर में सिर्फ ऐसा तो नहीं कि उन्हें एक ही जगह से पूरी बोरिंग करके रखोगे, मल्टीपल अलग अलग सोर्सेज बोरिंग से बोरिंग बोरिंग करोगे, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके बोरिंग करोगे। जैसे टर्म लोन हो सकता है या फिर कमर्शियल पेपर का तुमने सुना होगा तो वो हो सकता है, ठीक है। ऐसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज कर करके उन्हें बोरिंग करी होगी। तो अभी यहाँ पे एक एक चीज को मैं मैनुअली तो मॉनिटर नहीं कर सकता, लिख लिख के तो नहीं रख सकता कि हाँ भाई ये ड्यू डेट को इंटरेस्ट का पेमेंट इस बैंक को करना है, फिर अगली ड्यू डेट को इस इंटरेस्ट मतलब पेमेंट इंटरेस्ट पेमेंट दूसरे बैंक को करना है, ये मैं लिख के तो नहीं रख सकता। मुझे कोई सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो मुझे खुद नोटिफाई करे कि हाँ यहाँ पे इसका पेमेंट करना है, यहाँ पे इसकी ड्यू डेट आ गई है। या फिर कोई अगर मैं बैंक से लोन लिया हूँ तो जो इंटरेस्ट चार्ज मुझे बैंक कर रहा है, ठीक है, और मैं जो पे कर रहा हूँ वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं गलती बाकी कुछ गलती तो नहीं होगी कि बैंक मुझे ओवर चार्ज कर रहा है, हमने किसी और चीज में डिसाइड किया था और बैंक अभी मुझे ओवर चार्ज कर रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं मेंटेन कैसे करूँ? तो इसको मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है मुझे फाइनेंशियल मॉड्यूल, मैं सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मैनेज करता हूँ। सिमिलरली डेटर्स, अभी डेटर्स है मेरे, अभी इतने सारे लोगों को मैं गुड्स बेच रहा हूँ, ठीक है। अभी नॉर्मल छोटा सा बिजनेस रहेगा अपना तो वहां पे चलो मैक्सिमम 50 लोग, 100 लोग, उसके ऊपर कोई लोग रहेंगे क्या कि जिससे मुझे पैसा वसूल करना है। और तुमने देखा भी होगा
तो जो अपनी ट्रेडिशनल दुकानें रहती है, अगर वो किसी को क्रेडिट में कुछ बेचते हैं, तो वो लोग एक बुक मेंटेन करते हैं, बुक में फिजिकली लिखते हैं कि हाँ इससे इतना पैसा बकाया है, इससे मुझे पैसा लेने का है। तो यहाँ पे वो लोग मैनुअली मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन जब ये वॉल्यूम बढ़ जाता है, अगर समझो हजारों में लोग हैं, तो मैं क्या एक एक जन का मॉनिटर कर सकता हूँ कि हाँ मुझे किसने पेमेंट कर दिया, किसका पेमेंट बचा हुआ है, किसका पेमेंट बहुत दिनों से पेमेंट मतलब रुका हुआ है, मुझे आके वसूल करना है। ये तो मैं मैनेज नहीं कर सकता। तो इस इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए सिस्टम पे मैं ये सब डेटा इनपुट करके रखता हूँ। मुझे सिस्टम रिपोर्ट्स बता सकता है कि हाँ 30 दिन से किसका पेमेंट रुका हुआ है, किसका पेमेंट 60 दिन से रुका हुआ है, किसका पेमेंट 100 दिन से ज्यादा से रुका हुआ है। उन सबका डेटा मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, वो रिपोर्ट्स में जनरेट कर सकता हूँ। तो डेटा मैनेजमेंट। सिमिलरली क्रेडिटर का भी पेमेंट करना है, तो उन लोग का भी पेमेंट टाइम पे करना है, क्योंकि अगर मैं टाइम पे पेमेंट नहीं करूंगा तो मेरे बिजनेस की मतलब की जो रेपुटेशन है वो खराब होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने किसी चीज पे एग्री किया था, समझो मैंने एग्री किया था कि हाँ मैं 2 हफ्ते के अंदर पेमेंट कर दूंगा, और अगर मैं वो पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो मेरा पहले तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा हूँ, जो मैंने एग्री किया था उसको मैं ब्रीच कर रहा हूँ, और मेरा रेपुटेशन का लॉस अलग होगा कि हाँ भैया बोलता है लेकिन टाइम पे पेमेंट नहीं करता है। तो यहाँ पे जितने मेरे क्रेडिटर्स का डेटा है मुझे वो भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि हाँ मैं प्रॉम्प्टली उनको पेमेंट कर सकूँ। तो यहाँ पे जितना भी चीज अपने देखा, सब कुछ फाइनेंशियली कनेक्टेड था एक दूसरे से, और वास्ट वॉल्यूम ऑफ डेटा होने की वजह से उसको मैं मैन्युअली मेंटेन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मॉड्यूल मुझे कैसे हेल्प कर सकता है इन सभी डेटा को मैनेज करने में, इनपुट करने में और मॉनिटर करने में। समझो अभी मुझे कोई 1-2 साल पुराना कोई कस्टमर का बकाया था, मुझे वो निकालना है अभी, तो मैं कहाँ कॉपी से ढूंढते बैठूंगा, पेज पलटा पलटा के कि हाँ कि उन्हें पेमेंट दिया कि नहीं दिया, कितना उससे पेमेंट मुझे वसूल करना है। लेकिन सेम चीज अगर मेरे सिस्टम के अंदर इनपुट है, तो बस मैं वो कस्टमर का नाम सर्च करूंगा, वैसे ही मुझे पूरी उसकी हिस्ट्री दिख जाएगी, कब उन्हें मुझसे परचेस किया, कितने रेट में, कौन सा गुड्स परचेस किया, कौन सा गुड्स उसको मैंने बेचा, कितनी क्वांटिटी में बेचा, उन्हें उसका पेमेंट कब किया, अभी कितना बैलेंस है उसका। ये सब मुझे इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली मिल जाएंगी। लेकिन मैनुअली अगर मैं इसी सेम चीज करने जाऊंगा तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे जितने भी डे टू डे ऑपरेशंस हैं जो मैं मैन्युअली करता था, फाइनेंशियल मॉड्यूल मतलब एक नॉर्मल फाइनेंस डिपार्टमेंट जो करता था, ये सारे जो टास्क है, ये फाइनेंशियल मॉड्यूल मुझे मुझे क्या करने देगा, ये मुझे एक सिस्टम को यूज करके करने देगा। समझ में आया कुछ? हाँ नहीं? सही में समझा कि 7:30 बजे ऐसे बोल रहे हो? फिर हम सब दो। ठीक है चलो एक बार बुक से रेड कर लेते हैं अपन ने, एक बार ओवरऑल उसका कंसेप्ट समझ लिया। फाइनेंशियल मॉड्यूल होता क्या है, बेसिकली करने अपने क्या डे टू डे ऑपरेशन है, उसको कैसे करने में हेल्प करता है, कैसे मैनेज करने में हेल्प करता है। फाइनेंशियल मॉड्यूल, दिस मॉड्यूल इज द कोर ऑफ मैनी ईआरपी सॉफ्टवेयर पैकेजेस। अभी देखो, जो फाइनेंशियल मॉड्यूल है ना, वो जनरली सारे बिजनेस हो, चाहे छोटे बिजनेस हो, चाहे बड़े बिजनेस हो, चाहे मीडियम साइज के बिजनेस हो, सब लोग उसको यूज करते हैं जनरली। आप लोग में से यहाँ पे सब लोग ने टैली का नाम सुना है। सभी के घर में जो अकाउंटिंग होती होगी, अगर आपने कभी पूछा होगा, तो टैली नाम का एक सॉफ्टवेयर है या फिर एक बिजी नाम का सॉफ्टवेयर है, उसी में होती है। कभी सुना है आपने ये सब चीजें? टैली, बिजी, ये नाम सुना है कभी? निधि ने सुना है, और हाँ। बाकी सुना है? तो यहाँ पे जितने भी छोटे बिजनेस हो, चाहे छोटे बिजनेस हो चाहे बड़े बिजनेस हो, सब लोग जो अपनी अकाउंटिंग करते हैं, आजकल कोई भी अकाउंटिंग क्या मैनुअली करता है क्या? आप में से किसी के भी घर में या फिर कोई भी अकाउंटिंग ऐसे जो अपनी नॉर्मल किताब है, कॉपीज है, उसमें लिख लिख के कोई अकाउंटिंग करता है? नहीं करता, क्योंकि ट्रांजेक्शन इतनी ज्यादा होती है, उसको मैनुअली किया नहीं जा सकता। तो वो अकाउंटिंग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर लगेगा। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर मार्केट्स में कोई नॉर्मल एक स्मॉल जो अपना मीडियम मतलब एमएसएमई जो बिजनेस है, मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस जो है, ठीक है, वो जो इंटरप्राइजेस है, जो छोटे साइज के बिजनेस है, जो डे टू डे बिजनेसेस है, वो लोग अपनी अकाउंटिंग कैसे करते हैं? ये जो सॉफ्टवेयर है, टैली हो गया, बिजी हो गया, ये सब टाइप के जो सॉफ्टवेयर है, उन सबको यूज करके वो लोग अपनी अकाउंटिंग करते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर के मैं अभी नाम ले रहा हूँ, ये सब भी ईआरपी है। तो अभी यहाँ पे मेरा क्या बोला था, लाइन क्या बोली थी वहां पे? फाइनेंशियल मॉड्यूल इज द कोर ऑफ मैनी ईआरपी पैकेजेस। इसका मतलब क्या कि कोई भी किसी भी टाइप का ईआरपी पैकेज हो, जनरली फाइनेंशियल मॉड्यूल उसके अंदर प्रेजेंट होता ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि चाहे स्मॉल बिजनेसेस हो, चाहे मीडियम साइज के बिजनेस हो, चाहे लार्ज साइज के बिजनेस हो, सबको अकाउंटिंग करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और कोई भी अकाउंटिंग उसको मैनुअली कर सकता नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक ईआरपी पैकेज, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे टैली, ठीक है, तो इसको ये सॉफ्टवेयर पैकेज को, ये ईआरपी पैकेज को यूज करके अकाउंटिंग करते हैं। इसलिए फाइनेंशियल मॉडल जनरली हर ईआरपी सॉफ्टवेयर, हर ईआरपी पैकेज के अंदर में अवेलेबल रहता ही चाहिए। अभी फाइनेंशियल मॉडल के अंदर होता क्या है, इट कैन कलेक्ट फाइनेंशियल डेटा
फ्रॉम वेरियस फंक्शनल डिपार्टमेंट्स, अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट से फाइनेंशियल डेटा कलेक्ट करते हैं। मतलब कि क्या, कि किन किन लोगों को सेल्स हुई, किन किन लोगों से हमने परचेज किया, ठीक है, कौन से रॉ मटेरियल हमने प्रोक्योर करे, ठीक है, अगर हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूशन किया, मतलब कि हमने गुड्स को पहुंचा के दिया, तो कैसे कैसे पहुंचा के दिया, कौन से ट्रांसपोर्ट को यूज करके पहुंचा के दिया, ठीक है, अगर हमारे लोग काम कर रहे हैं एचआर डिपार्टमेंट, तो मतलब कि किन किन लोगों को कितनी कितनी सैलरी पे करनी है। तो बेसिकली फाइनेंशियल मॉड्यूल में क्या होता है, मैं हर डिपार्टमेंट से, हर फंक्शनल एरिया से जो फाइनेंशियल डेटा है उनके डिपार्टमेंट का, वो कलेक्ट करता हूँ, और फिर क्या करता हूँ, फिर अलग अलग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जनरेट करता हूँ, ठीक है। जैसे डेटर्स, अभी कौन से डेटर से मुझे कितने दिन, मतलब कि कौन सा डेटर कितने दिन से पेंडिंग है, उसका पैसा आने का बचा हुआ है, ये मेरे लिए बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है। समझो अभी कोई कोई अभी मेरे पास मल्टीपल कस्टमर्स है, तो कोई मेरे ध्यान से निकल गया, ठीक है, और उसका पेमेंट अभी साल भर से पड़ा हुआ है, साल भर से रुका हुआ है, और उसको मैं फॉलो पे नहीं कर पाया, क्योंकि इनको वो पता ही नहीं था, ध्यान में ही नहीं था। लेकिन अगर वो डेटा मेरे पास अवेलेबल रहता, और अगर मैं रिपोर्ट जनरेट करता, तो मुझे पता चल जाता कि हाँ, कौन से वेंडर्स का पैसा 30 डेज से रुका हुआ है, 60 डेज से रुका हुआ है, 180 डेज से रुका हुआ है, उसको मैं अलग अलग पीरियड में बकेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फाइनेंशियल मॉडल को यूज करके अलग अलग डिपार्टमेंट से फाइनेंशियल डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, और उससे अलग अलग जो इनसाइट्स की मेरी रिपोर्ट्स है वो जनरेट कर सकता हूँ। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इंक्लूड बैलेंस शीट, जनरल रिजल्ट, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा, जो भी मेरे कंपनीज के, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की जितनी भी रिपोर्ट्स है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की जो भी रिपोर्ट्स है, वो सब मैं फाइनेंशियल मॉड्यूल से जनरेट कर सकता हूँ। दिस मॉड्यूल ऑल्सो इंक्लूड्स अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो मैं बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहा हूँ वो, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट जो तुमको मैंने समझाया, ट्रेजरी, ट्रेजरी मतलब क्या, जो मैं बोरोइंग कर रहा हूँ, जो मेरी बिजनेस की जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ, वो सब ट्रेजरी के थ्रू मैं मैनेज करूंगा, कि मतलब कि मैं बिजनेस के अंदर मिनिमम कैश मेंटेन कर पा रहा हूँ कि नहीं, और ये पूरा ओवरऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी इंटरप्राइज की स्मूथ रनिंग कर पा रहा हूँ, स्मूथली उसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ कि नहीं, ये मैं फाइनेंशियल मॉडल को यूज करके मॉनिटर कर सकता हूँ।